नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और हम सबके मन में लगातार ये सवाल है कि कब खत्म होगी ये महामारी, कब हमें मास्क से छुटकारा मिलेगा, कब वो दिन आएगा और बहुत सारे सवाल हैं। इसका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एनसी मिश्रा, जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर एनसी मिश्रा आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो डॉक्टर एनसी मिश्रा, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जिनके मन में ये सवाल है कि व्हेन विल इट एंड, कब खत्म होगी ये महामारी और कब हमारे मास्क उतर पाएंगे? जैसा कि अमेरिका ने बोल दिया है कि वहां लोग जिनको वैक्सीन लग गई है वो मास्क उतार सकते हैं, क्या ये वाकई सेफ है? अभी वहां भी बहुत कॉशियसली कुछ कंडीशंस के साथ कुछ जगहों पे आपको मास्क से छुटकारा दिया जा सकता है या आप ले सकते हैं, बहुत ही कॉशियसली। ज्यादातर अभी मास्क लगाने की ही रिकमेंडेशन है वहां पे भी, और अभी उनके यहाँ भी 40% जो जनसंख्या है वही टीकाकरण के दायरे में आ पाई है जिनको 2-2 डोज लग चुकी हैं। और यूएस एफडीए ने दोनों वैक्सीन को 18 वर्ष से नीचे के बच्चों में भी उसकी क्लियरेंस दे दी है, 12 साल से ऊपर 18 वर्ष से नीचे। और लैक्टेटिंग मदर्स, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये वैक्सीन वहां उपलब्ध हो गई है। ये अच्छी खबर है। भारत में अभी हमारे करीब 18 करोड़ से कुछ ऊपर वैक्सीनेशन हुए हैं 16 जनवरी से लेके, और आज आप देख लीजिए आज का भी आंकड़ा अगर आप उसमें मिला लें तो 18 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर जो है अभी हमारा जो आंकड़ा पहुंचा है। तो जो अपने में एक उपलब्धि भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत की जितनी बड़ी जनसंख्या है उसमें टीकाकरण अपने में एक चुनौती है 135 करोड़ देशवासियों के लिए, और जो वैक्सीन की उपलब्धता है वो भी एक उसका कारण है, क्योंकि अब हमको डोजेस ज़्यादा चाहिए, उसकी मात्रा अभी कम है और उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सबको पता है, सरकारों को भी पता है, और जो हम लोग डॉक्टर्स हैं उनको भी पता है कि अगर इस पैंडेमिक से निकलना है, जल्दी निकलना है, और वो जल्दी 1 वर्ष हो सकता है अभी से, आज से अगर हम देखें उसको जी। तो उसमें अगर हम अधिक से अधिक अपने नागरिकों को टीकाकरण के दायरे में ले आए और दिसंबर तक और अगले मार्च तक अगर हम 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण के दायरे में ले आएंगे तो अवश्य हमको इस महामारी से निकलने में बहुत सफलता मिल सकती है। और हम ऐसी आशा भी रखते हैं कि ये ऐसे ही होगा, क्योंकि जो टीकों की उपलब्धता है वो बढ़ने वाली है। इस महीने जैसे मान लीजिए आप 8.5 करोड़ टीके आपको उपलब्ध हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिला के, तो जून में उनकी संख्या लगभग 9.5 करोड़ हो सकती है। उसमें स्पुतनिक का भी योगदान होगा, और यदि जायडस कैडिला की वैक्सीन जो बहुत जल्दी ही उपयोग में आने लगेगी, जून से मैं समझता हूँ शायद उसका भी प्रयोग शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अभी जो जॉनसन की वैक्सीन 1 डोज वाली है उसका भी चल रहा है कंसिडरेशन, तो वो भी अगर हो जाएगी तो ये मिला के जून में शायद 9.5 करोड़ हमको डोज मिल सके और वो लग जाए तो हम 35 करोड़ तक 1 डोज वाले टीकाकरण के दायरे में आ जाएंगे। उसके बाद जुलाई से सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों की क्षमता, जो उत्पादक क्षमता है वो दुगनी होने वाली है, और भारत बायोटेक एक और संयंत्र लगा रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, एक बेंगलोर में और एक महाराष्ट्र में जगह उनको मिल गई है। तो लेकिन उसमें समय लगेगा, 3 महीने 4 महीने 6 महीने लगेंगे, लेकिन क्योंकि अभी ये वैक्सीन कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक बार चाहिए आपको। ये वैक्सीन
जैसे मान लीजिए मुझे मार्च में लग गई तो मुझे अगली मार्च में फिर वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। किसी को अप्रैल में मिली है तो उसको फिर अप्रैल में मतलब लगवा। आप कह रहे हैं कि हाँ जी, तो वो दूसरा नंबर आ जाएगा हमारा। तो ये तो साइकिल है अब, और ये चलेगा, क्योंकि ये वाला वायरस के लिए हम इसको छोड़ नहीं सकते बिना वैक्सीन लगवाए। बाकी जैसे वायरस होते हैं उनमें कई बार आप नहीं भी लगवाते, जैसे फ्लू का है। अब भारत में जी फ्लू का टीकाकरण मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग करवाते हैं, मैंने भी नहीं लगवाया कभी। कभी सोचा ही नहीं इस विषय में कि फ्लू का मुझे वैक्सीन लगवाना चाहिए, जबकि अमेरिका में बहुत कॉमन है, लोग सभी, मेरे बेटे ने भी लगवाया हुआ है। तो यहाँ जी पे लेकिन ये वाला जो कोरोना वायरस है, सार्स कोवी 2, ये इतना इन्फेक्शस है, और इसकी हमने देख लिया अभी पिछले 1 महीने से तांडव इसका हम लोग देख रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को अफेक्ट किया है, किस प्रकार से लोगों को हॉस्पिटल में आना पड़ा है, किस प्रकार से हमको ऑक्सीजन की कमी हुई, किस प्रकार से हॉस्पिटल में बेड्स की कमी का अनुभव हुआ, किस प्रकार से आईसीयू में भर्ती का अनुभव हुआ। तो ये कुल मिला के बहुत चिंताजनक रहा। और अब तो संक्रमण खैर थोड़ा घटने लगा है, और मई के अंत तक और जून के पहले 2 हफ्तों में काफ़ी हद तक संक्रमण पे की गति में जो रोक लगी है और रोक लगती रहेगी। उसमें लॉकडाउन जो का असर रहा, जो इमीडिएट संक्रमण में कमी आ रही है, आगे जो संक्रमण में कमी आनी चाहिए वो वैक्सीनेशन से आनी चाहिए, और उसी के लिए प्रयत्नरत है भारत सरकार भी, राज्य सरकारें भी। यूपी सरकार ने भी एक ग्लोबल टेंडर वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए किया है। भारत सरकार भी इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। तो हम मान सकते हैं कि आने वाला समय थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, जब वैक्सीन की उपलब्धता होगी और ज़्यादा से अधिक लोग इस टीकाकरण के दायरे में आ जाएंगे और लगवाएंगे, आगे से आगे बढ़ के बिना किसी हिचक के। और बहुत ज़्यादा सोच विचार इस बात का नहीं करना है क्या साइड इफ़ेक्ट है, किसको होता है, बहुत मामूली साइड इफ़ेक्ट हैं, वो होते हैं, ठीक हो जाते हैं, और कोई ऐसा विशेष वैक्सीन से रिलेटेड मेजर समस्या नहीं है। तो इसमें हम सबको साथ देना है और किस तरह से इसको पूरा करना है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को टीकाकरण करना ये अपने में एक चुनौती होगी कि किस प्रकार से गांव कस्बों में टीकाकरण होगा पोलियो की तरह। तो उस तरह का एक अभियान चलाना पड़ेगा, और तब हम एक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। जी। तो डॉक्टर मिश्रा, जिस तरह अमेरिका से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि मोटे तौर पर देखें तो कहाँ 137 करोड़ की आबादी और कहाँ अमेरिका की लगभग 33 करोड़ की आबादी, और हमने करीब 18.5 करोड़ को टीके लग चुके हैं। उसमें से मान लीजिए पहली जो डोज है वो करीब 14.5 करोड़ को लग चुकी है। अमेरिका डोजेस 28 करोड़ लोगों को लग चुकी हैं मोटे तौर पर। तो भारत को भी उस दिशा में काफी स्पीड लानी होगी, और जिस तरह बात हो रही है कि हमारे पास दिसंबर तक 200 करोड़ टीकों की उपलब्धता होगी, तो आकलन ये भी किया जा रहा है कि एक बड़ी आबादी को दिसंबर तक टीके लग जाएंगे। अब आपके हिसाब से कितनी प्रतिशत जनता है जिसे टीका लगना चाहिए, जिससे कि हम एक तरह से इस पेंडेमिक को रोक पाएंगे? 50%, 60%, 70% के बाद हम थोड़ा कंफर्टेबल हो पाएंगे? ये निर्भर करता है वायरस की इन्फेक्टिविटी पे, और क्योंकि वैसे अगर आप देखें कि जिनका जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर अगर किसी वायरस का R0 है, तो आपका काम शायद 50% से भी चल जाए, क्योंकि बहुत इन्फेक्शस नहीं होता है। लेकिन जो ये वाला वायरस है, और जो खास तौर से जो चरित्र बदला हुआ वायरस है, जो डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, कोई आंध्रा स्ट्रेन, कोई कर्नाटक स्ट्रेन, कोई यूके स्ट्रेन, कोई ब्राजील, कोई साउथ अफ्रीकन, बंगाल स्ट्रेन, तो और कौन सा स्ट्रेन किस तरह से बिहेव करेगा तो ये नहीं पता होता। जैसे इस वेव का हम किसी को आकलन नहीं था कि इस प्रकार से इसमें हम लोगों को असर पड़ेगा, और इतने लोग संक्रमित होंगे, इतने लोग गंभीर रूप से बीमार होंगे, इतने लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता होगी। तो
जो आपने सवाल किया कि हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं वैक्सीन के द्वारा, हम नहीं चाहते कि हर्ड इम्यूनिटी हमको इन्फेक्शन के द्वारा मिले। दो तरह से मिलती है हर्ड इम्यूनिटी, या तो नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए सबको, वो एक अपने में बहुत बड़ी गंभीर बात हो जाएगी और उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ना हमारे पास साधन है और ना साधन बनाए जा सकते हैं इतने सारे कि अगर करोड़ों करोड़ों लोग अगर संक्रमित होके आने लगे गंभीर रूप से बीमार होके, उतने साधन ना है ना बन सकते हैं। जितना मर्जी है कोई अमीर हो देश हो, अमेरिका में भी बहुत दिक्कतें आई जब इस तरह की वेव्स आई, यूरोप में भी इस तरह की वेव्स आई, बहुत दिक्कतें हुई, वहाँ पे भी ऑक्सीजन की भी कमी हुई, वहाँ पे बेड्स की भी कमी हुई, वहाँ पे उन लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ी कि भाई 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को आईसीयू में नहीं लिया जाएगा, केवल यंग लोगों को ही लिया जाएगा जिनके बचने की उम्मीद है। तो इस तरह से उन्होंने क्राइटेरिया बना के उसको ठीक किया। भारत में हम लोगों के पास हमने ऐसा कोई क्राइटेरिया बना नहीं पाया, तो अब उसमें हर उम्र के लोग ही आईसीयू के कम्पीट कर रहे हैं बेड को। एक 90 साल के किसी के फादर कर रहे हैं, तो एक किसी का बेटा 30 साल का है वो भी कम्पीट कर रहा है उसी आईसीयू बेड के लिए। तो जहाँ सप्लाई और डिमांड में इतना अंतर हो जाता है, तो वहाँ पे फिर और फैक्टर्स सामने आने लगते हैं कि अफोर्डेबिलिटी का इशू प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है कि लोग बहुत सारे वो ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतना खर्चीला होता है वो। तो इस तरह से राज्य सरकारों ने बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को अडॉप्ट किया, इसमें पूरी तौर से टेक ओवर किया, उसमें ट्रीटमेंट करवाया लोगों को, और राज्य सरकारों ने उस ट्रीटमेंट की कॉस्ट प्राइवेट अस्पतालों को पे करी है। अच्छी बात हुई ये अपने में, और इसके लिए मैं ये कहूँगा कम से कम 70% हमारे लोग टीकाकरण कराएं तो हम एक सुरक्षित अवस्था में पहुंच पाएंगे। उससे ज़्यादा जितना हो जाएगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि होता क्या है ना, इसका जो कंसेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का, वो ये कंसेप्ट है कि मान लीजिए एक कम्युनिटी में किसी भी ज्योग्राफिक एरिया में 1000 लोग हैं और उनमें से मान लीजिए आपने 700 लोगों को टीकाकरण कर दिया, तो वो 700 लोग कम से कम एक तो उनको संक्रमित नहीं होंगे, तो संक्रमित नहीं होंगे तो उसी हिसाब से वो संक्रमण फैला नहीं पाएंगे, तो दूसरे लोग बचे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई इम्यूनिटी बन जाएगी, इम्यूनिटी तो जिनका टीकाकरण हुआ है उसको ही बनेगी, लेकिन चूंकि उन लोगों में संक्रमण नहीं फैलेगा और वो फैलाएंगे नहीं, तो इस तरह से जिनका नहीं हुआ है वो बचे रह सकते हैं। लेकिन जो 300 लोग जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, अगर उनमें से किसी को संक्रमण हो जाता है और वो किसी और व्यक्ति को जिसका टीकाकरण नहीं हुआ है उसको संक्रमण दे सकता है, वो फैला सकता है, तो वो एक स्मॉल आउटब्रेक्स जरूर हो सकते हैं फिर भी। लेकिन अगर हम यही कवरेज 80% कर दें, 90% कर दें, 100% कर दें, तो वो समस्या भी जैसे पोलियो की हो गई, पोलियो इरेडिकेट हो गया कि अब इतना ज्यादा उसका अभियान हुआ बार बार कि कोई छूटा नहीं, और छूटा नहीं तो किसी को हो नहीं रहा तो वो फैला नहीं रहा है। तो इसी प्रकार से पहले स्मॉल पॉक्स का हुआ था कि टीकाकरण करके उसको स्मॉल पॉक्स को भी इरेडिकेट कर दिया गया था भारत से, और दुनिया से इरेडिकेट हो गई स्मॉल पॉक्स। फिर दूसरा वायरस के चरित्र पर भी बहुत निर्भर करता है। अब ये जो स्मॉल पॉक्स के वायरस है या MMR का टीका लगता है बच्चों को, मम्स मीजल्स रूबेला, तो ये वायरस थोड़े स्टेबल वायरस हैं, तो उनके टीके भी बन गए और वो आपको एक परमानेंट इम्यूनिटी टाइप दे देते हैं कि 5 साल तक 10 साल तक आपकी इम्यूनिटी बनी रहती है। लेकिन अब ये वाला जो RNA वायरस है ये इतना स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल वायरस है, ये बराबर म्यूटेट करता है, तो फिर वैक्सीन को भी उसी प्रकार से मॉडिफाई करने की आवश्यकता होती है हर बार। तो इसीलिए जैसे फ्लू की वैक्सीन आप देखेंगे हर वर्ष एक नई वैक्सीन बन के आती है, इसी प्रकार से कोरोना वायरस की भी यही चलेगा कि हर बार एक नई वैक्सीन बन के आएगी, क्योंकि म्यूटेशंस को भी हमें शामिल करना है उसमें कि भाई म्यूटेशंस के खिलाफ भी ये काम करे। फॉर्चुनेटली भाग्यवश हमारी जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड दोनों ही म्यूटेशंस के अगेंस्ट भी अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहा है, उसको म्यूटेशंस को भी कवर कर लेती हैं।
लेकिन ऐसे म्यूटेशंस अगर हो जाएं जो वैक्सीन को स्किप कर जाएंगे तो संक्रमण फैला सकते हैं। और कुछ वेरिएंट्स ज़्यादा घातक होते हैं, कुछ वेरिएंट्स उतने घातक नहीं होते हैं, या कुछ बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मिनिमम हमको 70% लोगों को टीकाकरण करना होगा अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़, क्योंकि अभी आप देखिए बहुत सारे लोगों को तो संक्रमण हो ही गया है इस वाली वेव में और पहली वेव में मिला के। तो उन लोगों को टीका अगर इमीडिएटली नहीं भी मिलेगा तो वो लोग प्रोटेक्टेड हैं, ज्यादातर लोग। दोबारा भी होता है संक्रमण, लेकिन बहुत कम लोगों को होता है। तो इसलिए अगर हम मान के चलें कि आज हमारा जो नंबर पहुंच रहा है संक्रमित लोगों का 2.5 करोड़ पे पहुंच रहा है। अब ये 2.5 करोड़ का हम मान लें कि भाई 2.5 करोड़ का तो ये रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड हो सकता है 4 गुने केसेस हो चुके हों अभी तक, या 10 गुने हो चुके हों। तो जैसा सीरो सर्वेज में आया भी है, हालांकि बहुत ज्यादा संख्या में सीरो सर्वे नहीं कर सकते आप, 30,000 40,000 में 25,000 में करते हैं, उसमें से 62% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई। इसका मतलब 62% लोगों को एक्सपोजर हुआ, बीमारी नहीं हुई। तो ये भी एक हर्ड इम्यूनिटी के लिए वो जो है उपयोगिता इसकी होती है। और यही काफी लोगों का, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वाली वेव से बहुत सारे लोगों में संक्रमण होके ठीक हो जाएंगे और वो भी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हमें ले जाने में मदद करेंगे। और उसके बाद अगर वैक्सीन भी लगती रहेगी तो दोनों मिलाकर के हमारी स्थिति काफी सुदृढ़ हो सकती है दिसंबर तक। सर, ऐसा क्यों हुआ कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई थी, दोनों डोज लग गई थी, नामी डॉक्टर, उसके बावजूद उनकी डेथ हुई? और ऐसे बहुत सारे केसेस आए जिनको दोनों डोज लग चुकी थी वैक्सीन की, उसके बावजूद उनकी डेथ हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्या वायरल लोड ज्यादा था और क्या वजह थी? क्या एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया था वायरल का, या उनमें एंटीबॉडीज बन नहीं पाई? क्या वजह रही कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों की मृत्यु हुई? ये समझना इसलिए पड़ेगा कि हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से पहले भी यही हमारा एक ऐसा उपाय है, मास्क, जो हमको गंभीर संक्रमण से 95-96% तक प्रोटेक्शन देता है। और वैक्सीन लगाने के बाद भी इसीलिए हम लोग जोर दे के कहते हैं कि ये मास्क नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि ये आपने कहा है ना कि कब मिलेगी मास्क से राहत। इसीलिए हम कह रहे हैं कम से कम 1 साल अभी हमें राहत नहीं है मास्क से। मास्क का उपयोगिता अभी रहेगी और उसको लोग अपना एक अपने जीवन शैली में इसको उतार लेंगे तो सब सुखी रहेंगे। तो यही कारण हुआ कि जैसे डॉक्टर के अग्रवाल का आप एग्जाम्पल ले लें तो उनको दोनों डोज लग गई थी वैक्सीन की, कोविशील्ड जो भी लगवाई होगी उन्होंने। अब कोई भी वैक्सीन 100% नहीं प्रोटेक्शन देती है, 100% उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है कि 100 लोगों में लगे। तो कोविशील्ड का है वो 76% में आता है, अगर आप कोवैक्सीन को लें तो 81% में आता है, आप अगर फाइजर मॉडर्ना लें तो 94-95% आता है। अब एक मैं उदाहरण दूं आपको, एक हमारे डॉक्टर थे जो यूएसए से आए थे अभी हाल में अप्रैल में, और वो गाजियाबाद में थे, अपने किसी रिश्तेदार को देखने आए थे, मिलने आए थे, और दोनों फाइजर की डोज लगवा के आए थे अमेरिका से, और उसके काफी दिन बाद आए थे। तो ये माना जा सकता है कि उनको फाइजर वैक्सीन अगर इफेक्टिव हो तो उसने प्रोटेक्शन दिया होगा या देना चाहिए। लेकिन उनको यहाँ आए, संक्रमण हुआ कोविड का और गंभीर हो गया और वो नहीं बच पाए। तो ये सब वैक्सीन के साथ है, ये केवल ये कहें हम कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ ही है, ऐसा नहीं है, किसी भी वैक्सीन के साथ है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन या बचाव नहीं दे रही है। लेकिन हाँ 80%, 70%, 90% देती है। वो जो 20%, 10% और 30% बच गया, उसके लिए फिर मास्क की आवश्यकता है। जब तक हम 70-80% लोगों को टीकाकरण न कर दें, उसके बाद फिर हम थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं। और वो पता लग जाएगा नंबर से कितने संक्रमित आ रहे हैं। तो हो सकता है कुछ आउटब्रेक्स हों उसके बाद भी एक छोटे से एरिया में, लेकिन बड़े लार्ज स्केल पर जिस तरह से अभी चल रहा है
कम्युनिटी स्प्रेड वो उस स्केल पे फिर नहीं होगा। इसलिए ये हुआ कि संभवतः डॉक्टर के अग्रवाल को भी जो भी वैक्सीन लगी उससे उतना प्रोटेक्शन नहीं बना जितना उम्मीद थी, और जैसे आपने ठीक कहा कि वायरल लोड उनको थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा होने की वजह से उनको इस तरह से बीमारी हुई। बीमारी से फिर सारे एफर्ट्स के बाद, पूरा ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी, उपचार मिलने के बाद भी, और अच्छे से अच्छा उपचार मिलने के बाद भी उनको नहीं बचा पाए। तो ये कारण एक रहा और ये कारण रहता है। अब आप देखिए, एक सर्वे हुआ है IMA का, जिसमें उन्होंने कहा है 1000 जो मेडिकल डॉक्टर्स की डेथ हुई है कोविड से, केवल 3 लोगों ने उसमें वैक्सीनेशन कराया था। तो आप समझ सकते हैं कि वैक्सीनेशन की कितनी उपयोगिता है, और ये हम सबको समझना बहुत आवश्यक है कि वैक्सीन अवश्य हमको पहले तो संक्रमण से बचा सकती है अगर इफेक्टिव हो गई आप में, आप उस 70%, 80%, 90% में आ गए, और उसके बाद गंभीर बीमारी होने से बचा सकती है, और तीसरा आपको अस्पताल जाने से, भर्ती होने से बचा सकती है, और गंभीर रूप से ICU में भर्ती होने से बचा सकती है काफ़ी हद तक। 100% तो मेडिसिन में होता नहीं है कुछ, हम लोग कभी भी नहीं कहते कि 100% होगा। इसीलिए आपने देखा कि कुछ डॉक्टर्स दोनों डोजेज लगवाने के बाद भी संक्रमित हुए, लेकिन ज़्यादातर लोगों में वो संक्रमण निम्नतर स्तर पर रहा और न्यूनतम रहा, और लोग ठीक हो गए बिना किसी दिक्कत के। लेकिन हाँ, कुछ लोगों में गंभीर हुआ, कुछ लोगों की जान भी गई, ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। जी, जिस तरह डॉक्टर मिश्रा आप ये कह रहे हैं कि मास्क लगाएं और वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क लगाएं, और करीब-करीब जो है 70% आबादी है उसका वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। अगर हम वैक्सीन के ज़रिए हर्ड इम्यूनिटी लाना चाहते हैं तो लगभग 90 करोड़ के आसपास की आबादी भारत की अगर वैक्सीनेटेड होगी, तब हम थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। और एक बात जो आपने बताई कि जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको हर साल लगवानी पड़ेगी। एक इस साल मार्च में लगी तो अगले साल भी आपको लगवानी पड़ेगी, तो भारत को इस दिशा में भी तैयारियां करनी होगी। दूसरा, ये जो अपना म्यूटेट हो रहा है बार-बार वायरस, तो इस हिसाब से वैक्सीन में भी उस हिसाब से मॉडिफाई करना होगा, बदलाव लाने होंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जो तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, और जैसे कि सिंगापुर में भी एक वो वेरिएंट मिला है, उसकी बात की जा रही है कि वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, और तीसरी वेव की ये बात की जा रही है कि वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। उस दिशा में हमें तैयारियां करनी होंगी। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए किस तरह की तैयारियां सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल फ्रेटर्निटी को करनी चाहिए? नहीं, इसको सबको करनी चाहिए मिलके। इसमें खाली सरकार पे नहीं छोड़ सकते, खाली मेडिकल फ्रेटर्निटी पे नहीं छोड़ सकते। इसमें बच्चों के माँ बाप, माता पिता दोनों का, सबका सहयोग चाहिए, जनता का पूरा सहयोग चाहिए। इसमें बच्चों का बचाव अब तक हुआ है तो आगे भी होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि आप देखिए पहली वेव में भी बच्चों को संक्रमण हुआ भारत में 4.2% बच्चों को हुआ, लेकिन सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे ठीक हो गए। दूसरी वेव में 5.8%, जो 10 अप्रैल तक का आंकड़ा है उसमें 5.8%, हो सकता है उसके बाद बढ़ा हो थोड़ा सा, 10% हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 20% बच्चे इसमें संक्रमित हो गए हों। और फिर ये इस वाली वेव में भी बहुत कम बच्चे गंभीर रूप से बीमार हुए। मुझे नहीं जान पड़ता कि 20-22 वर्ष से नीचे बच्चे गंभीर हुए या उनकी मृत्यु हुई, लेकिन कुछ लोगों की हो सकता है हुई हो, क्योंकि बच्चों में भी तरह तरह की रोग होते हैं जिनमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो इस तरह के बच्चों में जरूर एडवर्स आउटकम हुआ होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। मैंने काफी बच्चों वाले डॉक्टर से भी बात की है, काफी हॉस्पिटल्स में भी पूछा है, लेकिन सबने ही कहा हाँ सब बहुत ज्यादा तो एडमिशंस नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत ही एडमिशन हुए हैं, 2, 3, 4 इस तरह से। ज्यादातर वयस्क ही आए हैं, 18 वर्ष से ऊपर के लोग ही संक्रमित होकर आए हैं, उसमें भी 40 वर्ष से ऊपर के ज्यादा हैं। मृत्यु दर 50 वर्ष से ऊपर ज्यादा है, अभी भी उसी ग्रुप में बनी हुई है। हालांकि कुछ 40 वर्ष से कम लोगों की भी मृत्यु हुई है, और इस बार संक्रमण भी उन लोगों में ज्यादा हुआ है पिछले बार के मुकाबले। तो सिंगापुर का जहां तक सवाल है, जो वेरिएंट है, बल्कि मैं तो उल्टा पढ़ रहा था कि सिंगापुर वालों को भारतीय स्ट्रेन से ज्यादा दिक्कत है,
जो भी वहाँ संक्रमण अभी बढ़ा है वो कह रहे हैं वो इंडियन वेरिएंट है, वो उनका नहीं है। और उनके यहाँ तो बहुत थोड़ी छोटा सा कंट्री है, मतलब कंट्री का एक शहर कंट्री है बेसिकली, और वहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम है। और उसके अलावा आंकड़े जो आए हैं उनके बहुत थोड़े से ही हैं इन्फेक्शन के, और उन्होंने उसी तरह से प्रिकॉशन शुरू कर दिया है, सबको कॉशन कर दिया है, बच्चों को भी। तो जैसी शंका यहाँ जाहिर की जा रही थी कि सेकंड वेव में भी कोई इतना एक्सेसिव अधिकायत में बच्चे नहीं आए, तो थर्ड वेव में भी मैं समझता हूँ कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो थर्ड वेव पहले तो आएगी, कब और किस शेप में आएगी किसी को नहीं पता, किस स्वरूप में वो आएगी। केवल ये लोगों ने अनुमान किया है कि अगर वैक्सीनेशन अभियान हमारा तेज हो जाए तो हो सकता है थर्ड वेव जैसी कोई चीज हो ना, और थोड़ा बहुत क्लस्टर्स में आउटब्रेक्स होंगे, उनको टैकल किया जा सकता है। तो इस जिस तरह से सेकंड वेव आई है इस समय पूरे देश में, तो थर्ड वेव हो सकता है इस स्वरूप में ना आए, ये इसकी काफी संभावना है यदि हम टीकाकरण को का दायरा बढ़ाते चले जाएं और लोग एहतियात बराबर रखते रहें। कि मैं समझता हूँ ये इसलिए भी कहा गया है, इसको आशंका जाहिर की गई है जिससे लोग फिर से उस अवस्था में न पहुंचे जिसमें वो जनवरी फरवरी में पहुंच गए थे, जब सबने ये मान लिया था कि कोविड समाप्त हो गया, कोविड चला गया, मार्च से हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। और उसका जो हमको इतनी बड़ी कीमत सबने चुकाई है, उसमें सरकारें भी शामिल हैं, उसमें जनता भी शामिल है, उसमें हम सब शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। तो इसमें किसी को हम एक जने को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि साहब उसकी गलती है, इसकी गलती है, और उसका कोई उससे नतीजा भी नहीं निकलता, कुछ ना उससे कुछ हासिल होता है। तो इसलिए सबको, हर प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जैसे आप ये कार्यक्रम करके अवेयरनेस बढ़ा रही हैं, तो ये आप अपना काम कर रही हैं, मैं इसमें समय दे रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसी तरह से बाकी लोग भी अपना अपना लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं इसमें। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं इस समय, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स प्रोवाइड करके, पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करके, कोविड केयर सेंटर्स एस्टेब्लिश करके, चला के लोगों में धैर्य बांध रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से हमें अभियान करना होगा टीकाकरण का, क्योंकि टीकाकरण करना 90 करोड़ 100 करोड़ लोगों का आसान नहीं होगा। तो उसको, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहेंगे कि टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ हो, तो इसको हमको लोगों के घर तक ले जाना पड़ेगा। और जैसे कहीं मॉल्स में टीकाकरण केंद्र बना दिया, ड्राइव इन करके, जैसे अभी यहाँ गुड़गांव में एमबीएस मॉल में जैसे टेस्टिंग सेंटर बने थे बीच की, ड्राइव इन टेस्टिंग सेंटर जगह जगह हमने देखे सड़कों के किनारे। बिल्कुल, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, सब जगह हमको ये करना पड़ेगा। घर घर जाके जैसे पल्स पोलियो का टीकाकरण हुआ था, क्या आपको लगता है इस तरह का टीकाकरण? बिल्कुल, इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स को भी शामिल करना चाहिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी शामिल करना चाहिए इसमें, और डेंटल के लोगों को भी शामिल करना चाहिए। तो हमारे पास वर्कफोर्स है और ये हो जाएगा। मैंने स्वयं बहुत वर्षों पहले, जब स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम अपने पूरे जोर पे था 1973 से, तो मैंने एज थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट टीकाकरण किया हुआ है। और हम लोग एज थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, हमको बताया गया था, ले जाए गए थे हम लोग, और हम लोगों ने बहुत लोगों को कम्युनिटी में जाके, समाज में जाके टीकाकरण किया। और देखिए 1973 से शुरू हुआ, 75-77 में स्मॉल पॉक्स हमारे यहाँ से चली गई थी, तो इरेडिकेट हो गई थी। उसके बाद से फिर स्मॉल पॉक्स नहीं दिखी है। तो यही कुछ इसका भी करना होगा, लेकिन इसका ये सब जरूर है कि हमको बूस्टर हर प्रतिवर्ष लगाना पड़ेगा। जी, तो जिस तरह डॉक्टर मिश्रा, आपने अपने जीवन का एक लंबा अरसा एम्स में बिताया, फिर आप उसके डायरेक्टर रहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। आपके हिसाब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सफलता के क्या मंत्र होने चाहिए भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के पर्सपेक्टिव में? नहीं, बिल्कुल मंत्र तो इसका बिल्कुल साफ है कि हमको जितना जल्दी, जितने अधिकतर लोगों को वैक्सीनेशन के दायरे में ला पाए, वही इसका मंत्र है। और उसको लाने के लिए हमारे पास हमारा जो एक तंत्र है वो बना हुआ है। अगर आपको याद हो कि इंद्रधनुष
करके एक कार्यक्रम है भारत सरकार का, स्वास्थ्य मंत्रालय का, जिसमें वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं। और उसमें बच्चों के लिए जो नियोनेट होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उससे लेकर और छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण का हमारा अब ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम जो बना हुआ है, एक हमारा पूरा एक चेन बनी हुई है, उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और साथ में जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा की कि कहीं पे भी एनीवेयर एंड एवरीवेयर, जहाँ पे अब जैसे मैं रहता हूँ जहाँ पे 350 परिवार है, वैक्सीन यहाँ के लगवाई जा सकती है और लगवाई है। पीछे हमने अभी अप्रैल में हमारी जहाँ रहते हैं वहाँ पे वैक्सीन आ गए थे और जो वो प्राइवेटली ऑर्गेनाइज कर लिया था, आरटीपीसीआर टेस्ट भी हुए, वैक्सीन भी लगी। तो हर लोकेलिटी में, हर मोहल्ले में ये करना पड़ेगा। और जैसे ये कुछ सरकारों ने कहा भी है कि हम घर घर जाके लगाएंगे, और इसके लिए वैक्सीन ऑन व्हील, इसका भी एक लोगों ने एक अभियान चलाना पड़ेगा कि कोई गाड़ी कर ले, कोई लोग इवन टू व्हीलर में जाके लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत में इतनी क्षमता है कि हम कर पाएंगे, और अवश्य ये सभी लोगों का इसमें सहयोग भी चाहिए होगा। आगे से लोग बढ़ के आए, लगवाएं और लगाएं दोनों। और तो इसमें उससे हम लोगों को बहुत इसमें सफलता मिलने की, मैं तो समझता हूँ, मुझे कोई इसमें शक संदेह ही नहीं है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और कोविड से मैं समझता हूँ कि इस वर्ष के अंत तक हमको काफी हद तक सकारात्मक जो इसके रिजल्ट हैं वो मिल जाएंगे। जी, डॉक्टर मिश्रा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे फाइजर और मॉडर्ना की बात है, तो इसमें कहते हैं कि इनको माइनस टेम्परेचर पे रखने की जरूरत होती है। तो भारत के हालात में जिस तरह का हमें किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा उसके लिए बेहतर चाहिएगा। जहां तक बायोटेक की कोवैक्सीन की बात है, तो उसके लिए उसके कंपैरिजन में इनको ज्यादा रख रखाव की जरूरत होगी। तो उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल। फाइजर और मॉडर्ना दोनों मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, पहली बार इसका उनका उपयोग हो रहा है। इससे पहले एमआरएनए वैक्सीन बनी नहीं थी कभी। और इनका जो प्रिजर्व करने का, रखने का जो टेम्परेचर है वो -70-80 डिग्री सेल्सियस पर रखी जाती है और लगाने से पहले निकाली जाती है। तो उसकी जो कोल्ड चेन बोलते हैं जिसको हम लोग, कोल्ड चेन मेंटेनेंस, कोल्ड चेन को बना के रखना एक चुनौती है। और इसीलिए मेरा मानना ये कि अगर ये वैक्सीन्स आएंगी भी भारत में, तो ये कुछ शहरों में ही सीमित रहेंगी। ये हम दूर दराज के क्षेत्र में इनको ले जाना संभव नहीं होगा। उसके लिए हमको जो वैक्सीन हम लोगों की है 2 से 8 डिग्री वाली, वही वैक्सीन हमें लार्ज स्केल पे उन पे ही भरोसा करना पड़ेगा, जिसमें हमारी दोनों वैक्सीन हैं। और जो बाकी और जो वैक्सीन भी हैं, स्पुतनिक के लिए भी कोल्ड चेन है वो -18 पे रखनी पड़ती है। और बाकी और जो वैक्सीन भी आई, जाइडस वाली आएगी, उसका भी देखना पड़ेगा कितना कोल्ड चेन का उसमें इश्यू है। तो इसलिए हमें तो, और मिलनी भी हमको दिसंबर तक ज्यादातर डोजेज हमको कोविशील्ड और कोवैक्सीन की ही मिलनी है। 750 मिलियन कोविशील्ड की और 550 मिलियन कोवैक्सीन की। बाकी थोड़ा थोड़ा सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा, स्पुतनिक का भी रहेगा 15 मिलियन का, इसी प्रकार से। और नेजल वैक्सीन की भी बात चल रही है, अगर 100 मिलियन उसकी भी आ जाएंगी भारत बायोटेक की। उसके अलावा जाइडस कैडिला की कोई 50 मिलियन डोज मिल सकती हैं। इसी में अगर फाइजर और मॉडर्ना, मतलब फाइजर भी आ जाए वो भी बहुत अच्छा होगा। और भी वैक्सीन बन रही है, जैसे पुणे में हमारे यहाँ एक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बनाई जा रही है, बायोलॉजिकल इवेंट्स और जेनोवा करके 2 कंपनियां ये बना रही हैं। तो कुल मिला के जो वैक्सीन का कार्यक्रम है वो काफी मैं समझता हूँ प्रोग्रेस पे है, आगे बढ़ रहा है। प्रोडक्शन क्षमता, हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ रही है। तो आगे आने वाला समय मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत अच्छी आने वाला है। और टीकाकरण के को संदर्भ में रखते हुए तो हम लोगों को पूरा इसमें सहयोग करना चाहिए, पूरा देश का हर नागरिक को इससे जुड़ना चाहिए, तभी यह संभव हो पाएगा।
डॉक्टर मिश्रा, कई राज्यों से ये खबरें आई कि वैक्सीन का वेस्टेज हो रहा है, तो एज अ हेल्थ एक्सपर्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे वैक्सीन के वेस्टेज से बचा जाए? अब मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तब हुआ जब लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी थी। और जी। होता क्या था कि वायल खुल गई और 2 डोज लग गई, 8 डोज रह गई। 10 जी। डोज है मान लीजिए एक वायल में। तो हम्म। ये हम लोगों ने एक ऐसा सलाह दी थी कि आप मान लीजिए आपके पास 100 डोज है, तो आप 110 लोगों को बुलाइए। हो सकता है जी। 10 ना आए किसी वजह से, तो कम से कम जिनको आप 10 ज्यादा बुला रहे हैं, तो आपकी जो वैक्सीन वेस्टेज है वो नहीं होगी। तो ये ऐसा हुआ भी, और बाद के हफ्तों में वैक्सीन की जो वेस्टेज है वो कम भी हो गई है। अब तो चूंकि ज्यादा लोग आ रहे हैं, वैक्सीन की डोज कम है, तो मैं नहीं समझता कि अब वेस्टेज होगी आने वाले समय में। तो ये और फिर अगर कहीं पे ऐसा होता भी है, तो उसको बहुत जल्दी ही ज्यादा लोगों को बुला के पूरा किया जा सकता है, जिससे वैक्सीन खराब ना हो। जी। भारत में जो वेरिएंट है जिसने ज्यादा खतरनाक साबित हुआ और जिससे लोगों की जानें गई, वेरिएंट के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये अपने आप ही कमजोर होकर खत्म हो जाएगा, या फिर इसके बारे में बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, क्या रूप लेगा, क्या स्वरूप लेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता? वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जो कहते हैं, उनमें जी। जी। सबसे बड़ा जो फैक्टर है आरएनए वायरसेस के चरित्र बदलने का, वो है संक्रमण की गति। अगर संक्रमण की गति ज्यादा है, तो जो म्यूटेंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं। अगर संक्रमण कम हो जाएगा तो म्यूटेशंस भी कम हो जाएंगे। इसीलिए वैक्सीनेशन हर प्रकार से हर समस्या का समाधान है इसमें। म्यूटेशंस को कम करने के लिए भी, अगर संक्रमण कम नहीं होता है तो म्यूटेशंस भी होते रहेंगे। कभी आपने डबल सुना, ट्रिपल सुना, फिर कोई बंगाल स्ट्रेन सुना, कोई केरला स्ट्रेन होगा, फिर कोई, क्योंकि ये आरएनए वायरसेस का की प्रक्रिया है। ये कोई वन टाइम नहीं है, वो उसमें स्पाइक प्रोटीन्स है। अब उसकी मान ली 100 जगह है, तो वो स्पाइक प्रोटीन अपनी जगह बदल लेता है वो, तो उसमें ये होता रहता है। ये नेचुरल प्रोसेस है वायरस की एवोल्यूशन की। और इसीलिए ये आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक हमारे जो वो है क्या नाम है लोग, उनको अपने टीकाकरण के दायरे में ले आए, जिससे संक्रमण की गति को हम थाम सकें, और ये म्यूटेशन से भी हमको तभी छुटकारा मिलेगा। जी, जितना कम संक्रमण होगा उतना ही कम म्यूटेशन होगा, तो ये जो चेन है इसको ब्रेक करना है। और मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर मिश्रा आपसे ये, लोग बात करते हैं इम्यूनिटी, तो उसके लिए बहुत सारी टैबलेट्स खाने की बात होती है, ये खा लो, जिंक खा लो, विटामिन सी खा लो, पहले से जो ठीक ठाक है वो इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, और क्या नेचुरली भी इम्यूनिटी बिल्डअप की जा सकती है? देखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हम लोगों के यहाँ कहावत है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी नियामत है। अगर आप स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं, स्वस्थ जीवन शैली अपना रहे हैं, जिसमें खाली एक तो भोजन नहीं आता, भोजन स्वस्थ भोजन, जो ताजा बना हुआ भोजन, फ्रूट्स, फ्रेश जो हमारे फल हैं, ताजे फल, ताजी सब्जियां, और इसके अलावा प्रोटीन की मात्रा आपके उपयुक्त होनी चाहिए खाने में। फैट की मात्रा जितनी प्रोपोर्शन में हो उतनी ही होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होना चाहिए हमारे खाने का हिस्सा। उसके अलावा हम जितना भी लेते हैं उसमें हमें ट्रेस एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं। जिंक है वो खाने में मिल जाता है हमको, मैग्नीशियम है वो भी मिल जाता है, मैग्नीज भी मिल जाता है, आयरन भी मिल जाता है। अगर हम पालक भी खा रहे हैं, हरी सब्जियां खा रहे हैं, तो वो भी मिल जाता है। फल खा रहे हैं तो हमको जिंक और सब, आप एप्पल खा रहे हैं उसमें मिल जाएगा, टमाटर खा रहे हैं उसमें लाइकोपीन मिल जाता है आपको। तो इसके अलावा सप्लीमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता हेल्दी स्वस्थ मनुष्य को नहीं होती। योग करके और मान ली वॉक करते हैं आप, रोग की क्षमता है उतना आप जरूर चलेंगे। फिर प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार करना, ये हमारे यहाँ तो अगर हम अपने पद्धति को अपनाएं, जो सनातन धर्म की पद्धति है, वो अपने में ये सब बातें सिखाई जाती हैं। हर चीज की एक
हर जो हम लोग करते हैं उसके लिए एक पीछे बेसिस है। सूर्य नमस्कार में ही आपकी इतनी एक्सरसाइज हो जाती है कि सारे जॉइंट्स, बैक आपकी ठीक हो जाती है, सारे जॉइंट्स आपके ठीक हो जाते हैं। और आप जब जितना भी योग का क्रियाएं हैं वो सब हमारी ब्रीदिंग से जुड़ी हुई हैं, और उसमें ब्रीदिंग इंटीग्रल पार्ट है हमारे योग की जितनी भी क्रियाएं हैं। और उसमें आपको बताते हैं, जब आप ये कर रहे हैं तो सांस अंदर लें, फिर सांस छोड़ें। अब अनुलोम विलोम है, वो पूरा ब्रीदिंग से ही संबंध है उसका, अनुलोम विलोम का या कपालभाति का, तो पूरा ब्रीदिंग से उसका जुड़ाव है। उससे पाचन तंत्र भी आपका ठीक रहता है। तो इम्यूनिटी के लिए देखिए, बीमार कोई हो गया वो तो एक अलग बात है, किसी का इलाज हो गया, कीमोथेरेपी लग गई, तो उनको सप्लीमेंट की जरूरत होती है। एक हेल्दी व्यक्ति को, पुरुष या महिला, उसको अगर डाइट ठीक है और वो अपना शरीर का पूरा ध्यान रख रहे हैं जितना रखना चाहिए, साथ में व्यायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो फिर कोई एडिशनल अलग से इम्यूनिटी बूस्टर की इतनी आवश्यकता नहीं होती। मैं तो कुछ नहीं लेता, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं कोई बी कॉम्प्लेक्स नहीं लेता, मैं कोई और सप्लीमेंट नहीं लेता। तो ये आपको अपने ऊपर है, लेकिन हाँ, अगर लेना चाहें आप ले लें, उससे कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे आजकल इम्यूनिटी बूस्टर करके आते हैं, लेकिन खाली उन पर निर्भर नहीं होना है, बचाव जरूर करना है। ये बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है आपके पास। इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह आप करते रहिए, काढ़ा पी लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। आप च्यवनप्राश खा सकते हैं, आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, और जो भी आयुर्वेद में हमारे बताते हैं बहुत अच्छे अच्छे उसमें नुस्खे हैं, किस तरह से आप अपने को फिर क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे नेति क्रिया है वो कर सकते हैं। और भोजन पे बहुत जोर होता है आयुर्वेद में कि आपको कब क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, तो वो भी सलाह आप आयुष मिनिस्ट्री की पूरी सलाह है इस विषय में, गाइडलाइन है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है स्वस्थ जीवन शैली रखना, और बराबर उसको दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन जाना, ये भी बहुत आवश्यक है। अब जैसे आप कहीं बिल्डिंग में चढ़ रहे हैं, आपको 3 मंजिल जाना है, 2 मंजिल जाना है, तो लिफ्ट मत लीजिए, आप सीढ़ी से चढ़िए। मैंने आज तक एम्स में, मैं इतने वर्ष रहा, मैंने लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करी। मैं अपने ओटी में भी जाता था, 9 मंजिल चढ़ के जाता था। तो ये सब कुछ चीजें आप अगर अपनी आदत में डाल लें तो बिल्कुल आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके लिए कोई अलग से आपको नहीं, उसी दिनचर्या में से आप निकाल लीजिए। काम पे जा रहे हैं आप, प्रेफरेंशियली आजकल तो लिफ्ट वैसे ही हम मना करते हैं कि उसमें कोई संक्रमित व्यक्ति गया है तो आपको वायरस और लग जाएगा, तो इसलिए भी लिफ्ट इस्तेमाल करिए। छोटी लिफ्ट है तो बिल्कुल नहीं। तो मैं तो वैसे ही लिफ्ट में कभी नहीं लेता, जहां तक संभव हो सकता है मैं उसको अवॉइड ही करता हूँ लिफ्ट में जाना। अगर बहुत ज्यादा 12-15 मंजिल नहीं है तो फिर मैं लिफ्ट नहीं लेता हूँ। नहीं तो एम्स में हमेशा मैं 8 मंजिल 9 मंजिल चढ़ के जाता था रोज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमसी मिश्रा, इतने विस्तार से आपने हर विषय पर जानकारी दी। बहुत सारे डाउट्स हैं उन्हें आपने क्लियर किया, चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे आपने बताया कि मास्क जरूर लगाइए, वैक्सीन जब भी आपका नंबर आए लगवाना जरूरी है, और जिस तरह आपने बताया कि जिस तरह हम अगर चेन तोड़ेंगे तो म्यूटेशन भी रुकेगा, ये भी बहुत अहम बात आपने बताई। और कई बातों पर आपने कई कई समस्याओं के और कई सवालों के आपने समाधान दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शक है वो एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, एक अच्छी दिनचर्या फॉलो करेंगे, जैसा कि आपने बताया कि फल सब्जियां उनका इंटेक अच्छा रखें अपनी डाइट में, और योग और जिस तरह प्राणायाम के लिए आपने बताया, और एक्सरसाइज जो भी वो करते हैं वो करें, और अच्छी दिनचर्या रखें, और मास्क जरूर